नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कहीं ना कहीं हम सब के किसी ना किसी अनुभव से जुड़ती है। नाम है समीर का अनकहा प्यार। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपने एहसास को कभी जुबान नहीं दी, पर उस खामोशी ने ही उसकी पूरी जिंदगी का जैसे रुख ही मोड़ दिया। हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश है आज, और हमारा मकसद है इन अंशों से सिर्फ कहानी सुनना नहीं, बल्कि उसमें छिपे इंसानी जज्बात, जो फैसले होते हैं और जिंदगी के सबक, उनको समझना। हाँ, तो हम समीर के सफर को देखेंगे, बचपन की वो मासूमियत, फिर जवानी की कश्मकश, दिल टूटने का वो गहरा दर्द, और उससे गुजरकर खुद को एक नए सिरे से गढ़ना। ये तलाश इस बात की भी है कि क्या वो प्यार जो कभी कहा ही नहीं गया, क्या वो सच में अधूरा होता है, या उसकी भी अपनी एक मंजिल होती है, भले ही वो हमारे सोचे हुए रास्ते पर ना हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या कभी कोई अनकहा एहसास, कोई दिल में दबा हुआ जज्बात आपकी ताकत बन सकता है? चलिए समीर की जिंदगी के पन्नों को जरा पलटते हैं। एक शांत सा लड़का, मेहनती है, होशियार भी, पर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, ज्यादा बोलता नहीं। और उसी क्लास में है नेहा, एकदम उलट, हंसमुख, चंचल, और कहानी कहती है कि उसकी मौजूदगी से जैसे क्लास खिल उठती थी। कहानी का एक हिस्सा है, उसकी मुस्कान पूरे क्लासरूम को रोशन कर देती थी। जब भी वो हंसती, समीर का दिल जैसे किसी अजीब सी धड़कन से भर जाता। अब उस उम्र में, 5वीं क्लास में, प्यार का मतलब कहाँ समझ आता है, लेकिन समीर के लिए शायद नेहा को देखना, उसकी हंसी सुनना, बस यही सबसे बड़ी खुशी थी। वो बस दूर से देखता रहता, शायद मन ही मन मुस्कुराता भी हो, पर बात करने की हिम्मत वो कभी नहीं जुटा पाया। ये कैसा होता है, बचपन का ये खामोश सा लगाव। हाँ, ये बचपन के आकर्षण का ना एक बहुत ही जाना पहचाना रूप है, खासकर उन बच्चों में जो स्वभाव से कह सकते हैं कि थोड़े शर्मीले या अंतर्मुखी होते हैं, जैसे समीर। उसका ये शांत रहना, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना, ये उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही खामोशी उसके इस एहसास को शायद और गहरा बना देती है। अच्छा, गहरा कैसे? क्योंकि जब आप कह नहीं पाते ना, तो आप महसूस ज्यादा करते हैं। आप छोटी छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपने कहा, नेहा की मुस्कान, उसकी बातें, तो यहीं से उस अनकहे प्यार की नींव पड़ रही है, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, ये उसके एहसास को महसूस करने का उसका अपना तरीका है, एक तरह से। हाँ, ये बात तो है। ना कह पाना भी एहसास को एक अलग शक्ल दे देता है। खैर, तो वक्त गुजरता है, स्कूल के दिन खत्म होते हैं, समीर और नेहा अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, अलग अलग कॉलेज। जाहिर है फासले बढ़ जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, लेकिन कहानी ये बताती है कि समीर के दिल में नेहा के लिए वो खास जगह वो बनी रहती है। अब जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो नेहा की जिंदगी को दूर से देख सकता है, उसकी तस्वीरें, उसके स्टेटस अपडेट्स, मतलब एक तरह से वो उसके करीब भी है और फिर भी मीलों दूर। लेकिन कमाल देखिए, इतने सालों बाद भी एक मैसेज टाइप करने की हिम्मत वो आज भी नहीं जुटा पाता। ये कैसा विरोधाभास है? हाँ, ये सोशल मीडिया का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, जिसे हम कह सकते हैं कनेक्टेड डिस्कनेक्शन। मतलब एक तरफ ये हमें उन लोगों से जुड़ने का एक भ्रम सा देता है जिनसे हम असल जिंदगी में दूर हैं। हम उनकी जिंदगी की झलकियां देखते हैं, उनकी खुशियों और गमों में दूर से ही सही शामिल होते हैं। लेकिन समीर जैसे इंसान के लिए, जिसका मूल स्वभाव ही संकोची है, सोशल मीडिया एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने का जरिया बन जाता है। वो नेहा की जिंदगी में शामिल हुए बिना उसे देख सकता है। यहाँ पर शायद रिजेक्शन का डर, अनदेखे किए जाने का डर, वो असल जिंदगी से भी ज्यादा होता है। अच्छा, ऑनलाइन ज्यादा डर? हाँ, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में इग्नोर होना वो शायद और भी आसान लगता है। तो वो संपर्क के इस आसान माध्यम के होते हुए भी अपनी पुरानी हिचक के खोल में ही बंद रहता है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमें मौके तो दे सकती है, पर हमारे अंदरूनी डर या संकोच को खत्म कर देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सोशल मीडिया ने उसके लिए खिड़की तो खोल दी, पर दरवाजा खोलने की हिम्मत वो फिर भी नहीं कर पाया। और फिर इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। कॉलेज में नेहा की जिंदगी में आदित्य नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। कहानी बताती है कि आदित्य एक सुलझा हुआ, समझदार और ध्यान रखने वाला इंसान है।
वो नेहा को समझता है, उसकी परवाह करता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल जाती है। उनके रिश्ते में एक सहजता सी दिखती है। बिल्कुल। और यहीं पर समीर के उस निष्क्रिय प्रेम और आदित्य के सक्रिय स्नेह के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। समीर का प्यार कैसा था? खामोश अवलोकन में था, यादों में था, दूर से महसूस करने में था। दूसरी तरफ आदित्य की मौजूदगी वो वास्तविक है, उसका स्नेह जाहिर होता है। उनके रिश्ते में संवाद है, एक आपसी लेन देन है। सही कहा। तो नेहा का आदित्य की तरफ आकर्षित होना वो स्वाभाविक लगता है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ एहसास पर नहीं टिकते ना, उन्हें सक्रिय भागीदारी चाहिए, संवाद चाहिए, आपसी समझ चाहिए। ये वो चीजें थीं जो समीर के अनकहे प्यार में हमेशा गायब रहीं। शायद नेहा को भी एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसके साथ चले, न कि सिर्फ दूर से देखे। ये सुनकर तो समीर के लिए जरूर बहुत मुश्किल हुआ होगा। और कहानी बताती भी है कि जब उसे नेहा और आदित्य के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो जैसे टूट सा जाता है। कई रातें अकेले रोते हुए गुजरती हैं उसकी। मन में वो सारे सवाल उठते हैं जो ऐसे वक्त में किसी के भी मन में उठेंगे। काश मैंने कह दिया होता, या क्या होता अगर मैं कोशिश करता। एक अंदरूनी जंग चलती है उसके अंदर। लेकिन फिर इस दर्द के बीच वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो सोचता है अगर नेहा आदित्य के साथ खुश है तो यही सही है। वो अपनी चाहत से ऊपर नेहा की खुशी को रखता है। ये किस तरह का प्यार है? क्या ये वाकई निस्वार्थ है या बस हार मान लेना है? उसे वो बचपन की छोटी छोटी बातें भी याद आती हैं। कैसे वो क्लास में नेहा के पास बैठने का बहाना ढूंढता था, या उसका पेन लेना भी कितनी बड़ी बात लगती थी। देखिए, इसे सिर्फ हार मान लेना कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। ये निस्वार्थ प्रेम का एक कह सकते हैं कि जटिल रूप है। हाँ, इसमें एक तरह की हार तो है, अपनी इच्छा की हार, लेकिन साथ ही इसमें एक गहरी परिपक्वता भी झलकती है। ये समझना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी आपकी अपनी खुशी से ज्यादा मायने रखती है, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यहाँ समीर का प्यार पाने की इच्छा से ऊपर उठकर देने या कहें त्याग करने की दिशा में बढ़ रहा है। कहानी का वो हिस्सा जहाँ वो कहता है प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग का नाम भी है। ये एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ है। ये दर्दनाक जरूर है, लेकिन इसी दर्द से गुजरकर वो भावनात्मक रूप से मजबूत बन रहा है। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसा प्यार हमेशा स्वस्थ होता है? क्या इसमें खुद को पूरी तरह नजरअंदाज कर देने का खतरा नहीं? लेकिन समीर के संदर्भ में शायद ये उसके व्यक्तित्व का ही एक विस्तार है। जैसे वो प्यार जाहिर करने में संकोची था, वैसे ही शायद उसे जाने देने में भी वो एक खामोश रास्ता चुनता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है कि उसका व्यक्तित्व उसके प्यार करने और उसे जाने देने दोनों तरीकों पर असर डाल रहा है। और फिर इस दिल टूटने के बाद जो होता है वो शायद कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। समीर बिखरने के बजाय खुद को समेटता है। वो फैसला करता है कि अब वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा अपने कैरियर पर लगाएगा। कहानी बताती है कि लाइब्रेरी उसकी दुनिया बन गई, किताबें उसका सहारा। उसने दिन रात एक कर दिए, खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया और इस मेहनत का फल भी मिलता है। उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है। कहानी में एक बहुत असरदार पंक्ति है, समीर की अधूरी मोहब्बत ने उसे तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। लोग उसे एक मिसाल की तरह देखने लगते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है कि इतना गहरा दर्द किसी को इतना मजबूत बना दे? इसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, मतलब विपत्ति के बाद का विकास। अक्सर जब हम किसी बड़े झटके या नुकसान से गुजरते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम बिखर जाएं या उस दर्द को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। समीर दूसरा रास्ता चुनता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कैसे वो यह करता है। वो अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता या कड़वाहट में नहीं बदलता, बल्कि उसे एक सकारात्मक लक्ष्य, अपने करियर की तरफ मोड़ देता है। उसका जो अंतर्मुखी स्वभाव है वो यहाँ शायद उसकी मदद करता है। वो बाहरी दुनिया से थोड़ा कटकर किताबों की दुनिया में शरण लेता है, जो उसके लिए हमेशा से एक कंफर्ट जोन रहा होगा। उसने उस खालीपन को जो नेहा के जाने से बना था अपनी महत्वाकांक्षा और मेहनत से भर दिया। और जब वो कहता है मैंने उसे खोकर खुद को पा लिया, तो ये महज एक जुमला नहीं है, सही। ये उसकी आत्मखोज की यात्रा का सार है। शायद नेहा के प्रति उसका लगाव इतना ज्यादा था कि उसकी अपनी पहचान कहीं धुंधला सी गई थी। इस अनुभव ने उसे न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि उसे खुद से मिलवाया, अपनी क्षमताओं से मिलवाया। उसने दर्द को ईंधन बनाया, मंजिल नहीं। दर्द को ईंधन बनाना, वाओ, ये कमाल की बात है। तो मतलब उसने उस अनुभव को जाया नहीं जाने दिया,
बल्कि उसे अपनी जिंदगी की नींव का पत्थर बना लिया। और कहानी हमें आज के समीर तक ले आती है। कई साल बीत चुके हैं। अब जब उसे नेहा की याद आती है तो उसे दर्द नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसकी मुस्कान की याद अब समीर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान ले आती है। वो मानता है कि उसका प्यार अधूरा जरूर था, पर उसी अधूरे प्यार ने उसकी जिंदगी को किसी न किसी मायने में पूरा किया। कहानी की आखिरी पंक्ति यही कहती है, अधूरा प्यार भी जिंदगी को पूरा बना सकता है। ये कैसे हो सकता है? अधूरापन और पूरापन तो एकदम विपरीत लगते हैं। ये विरोधाभासी शायद जिंदगी का दर्शन है। हम अक्सर पूर्णता का मतलब क्या समझते हैं? हर इच्छा का पूरा होना, हर कहानी का सुखद अंत। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं चलती। हाँ। हमारे अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, पूरे हो या अधूरे, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें बदलते हैं, हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। समीर के लिए नेहा का प्यार भले ही मंजिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन उस सफर ने, उस एहसास ने, उस दर्द ने और फिर उस दर्द से उभरने की प्रक्रिया ने उसे गहराई दी, समझ दी, मजबूती दी। उसने सीखा कि प्यार सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, त्याग भी प्यार है। उसने सीखा कि दर्द को ताकत में बदला जा सकता है। उसने खुद को पहचाना। तो क्या ये सब मिलकर उसकी जिंदगी को एक अलग तरह की पूर्णता नहीं देते? शायद पूर्णता का मतलब सब कुछ पा लेना नहीं, बल्कि जो भी अनुभव मिला उससे कुछ सार्थक रच लेना है। समीर की कहानी दिखाती है कि अधूरे रिश्ते जिंदगी में बहुत गहरे और स्थायी निशान छोड़ सकते हैं, और ये निशान हमेशा जख्म के नहीं होते। कभी-कभी वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं। वाह, मतलब अधूरापन भी अपने आप में एक मुकम्मल अनुभव हो सकता है अगर हम उससे सीखना चाहें तो ये थी समीर की कहानी। एक खामोश चाहने वाले से लेकर टूटे दिल के साथ जिंदगी की नई राह बनाने वाले और आखिर में अपने अतीत के साथ सुकून से जीने वाले इंसान तक का सफर। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारे अंदर दबे हुए जज्बात, वो ख्वाहिशें जो कभी पूरी नहीं हुई, वो भी हमें चुपचाप आकार देती रहती है, हमें घड़ती रहती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या जिंदगी में हर एहसास का, हर रिश्ते का मुकम्मल होना जरूरी है? क्या अधूरी रह गई चीजों का कोई मोल नहीं? या फिर जैसा समीर की कहानी इशारा करती है, शायद यही अधूरापन, यही अनकही बातें, यही नामुकम्मल सफर हमें जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। हो सकता है कि पूर्णता का वो मतलब जो हम अक्सर ढूंढते हैं, सब कुछ हासिल कर लेना, वो उतना जरूरी ना हो जितना कि अपने हर अनुभव को, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना हो, उसे जी लेना और उससे कुछ सीख लेना। ये एक ऐसा विचार है जो शायद हमें अपनी जिंदगी के अधूरे किस्सों को एक नई नजर से देखने में मदद कर सकता है।